or transferred their genetic material into the bacterial cell, और फिर अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। बैक्टीरियल सेल में जैसे ही इनका जेनेटिक मटेरियल जाता है, वो जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करती है। बैक्टीरियल सेल्स treat their genetic material as it is its own। बैक्टीरियल सेल उनके जेनेटिक मटेरियल को अपने मटेरियल की तरह ट्रीट करती है। एज अ रिजल्ट multiplication of genetic material as well as multiplication of genetic material or viruses or bacteriophages take place। तो इस प्रिंसिपल पे ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो बेस था कि जो बैक्टीरियोफेजेस है वो बैक्टीरियल सेल की सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देते हैं। बैक्टीरियल सेल उनके जेनेटिक मटेरियल को अपने मटेरियल की तरह ट्रीट करती है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे वायरसेस बन जाते हैं जो बैक्टीरियल सेल से फिर बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब इनके एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड थे, ये अभी तक का जो पार्ट है वो जनरल है। इनके एक्सपेरिमेंट का जो स्टेप है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे, कहां से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, कौन से इनका फर्स्ट स्टेप बना था। तो ये जनरल पार्ट है, एक प्रिंसिपल है, यानी कि जिस नॉलेज के बेस पे इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया था। इनका एक्सपेरिमेंट के जो स्टेप है वो क्या क्या थे। इनके एक्सपेरिमेंट में जनरली 3 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। इन्फेक्शन का मतलब होता है जो वायरस जब अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करता है तो उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग, जैसे ही वायरस बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देता है, उसके बाद बैक्टीरियल और वायरस सेल्स को आपस में से सेपरेट कर दिया जाता है, दोनों को अलग कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। और ब्लेंडिंग के बाद थर्ड स्टेप होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। बेशक वायरल पार्टिकल्स को और बैक्टीरियल सेल्स को सेपरेट कर दिया गया था ब्लेंडिंग में, मींस उनको एक दूसरे से अलग किया गया था, लेकिन अभी भी एक ही मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। सेंट्रीफ्यूगेशन में बैक्टीरियल पार्ट को अलग या बैक्टीरियल सेल्स को अलग और वायरल पार्टिकल्स को अलग कर दिया जाता है, बिल्कुल 2 सेपरेट पोर्शन में, उसके लिए यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहले स्टेप की अगर हम बात करें इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन के लिए हमारे पास वायरसेस का होना जरूरी है। तो अब वायरसेस का होना जरूरी है तो यहीं से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है कि सबसे पहले उन्होंने जो वायरसेस थे, बैक्टीरियोफेजेस थे, उनको ग्रू किया था। सो दे ग्रू some bacteriophages on a medium containing radioactive phosphorus। They grew some bacteriophages on a medium containing radioactive phosphorus।
उन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया एक ऐसे मीडियम में जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट था, while other bacteriophages others on a medium containing radioactive सल्फर, जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर यूज किया गया था। तो रेडियोएक्टिव सल्फर का यूज किया गया था एक मीडियम में, यानी कि एक मीडियम में रेडियोएक्टिव सल्फर था जिसके ऊपर कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया गया। दूसरे मीडियम में जो रेडियोएक्टिव फास्फोरस है वो डाला गया था, वहां पे कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया गया। सेकेंड, द बैक्टीरियोफेजेस grown on medium or grew on medium containing radioactive phosphorus were contain radioactive DNA, not radioactive protein, because DNA contains phosphorus, but protein doesn't contain phosphorus। इस सेंटेंस में क्या बोला गया है? जितना बड़ा सेंटेंस है उतना बड़ा मीनिंग इसका नहीं है। एक्चुअली बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि जिन बैक्टीरियोफेज को रेडियोएक्टिव फास्फोरस पे ग्रो किया गया था, उन बैक्टीरियोफेज के का जो डीएनए था वो रेडियोएक्टिव बन गया था, उसके अंदर रेडियोएक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट था। क्योंकि डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट नहीं होता, तो अगर फास्फोरस रेडियोएक्टिव है तो वो डीएनए के अंदर ही जाएगा। प्रोटीन के अंदर जब फास्फोरस होता ही नहीं तो प्रोटीन रेडियोएक्टिव बन ही नहीं सकती है। तो एक चीज तो ये निकल के आई यहाँ पे। अब बात करते हैं दूसरे, जिन बैक्टीरियोफेजेस को रेडियोएक्टिव सल्फर वाले मीडियम पे ग्रो किया गया, उसमें उन वायरसेस के अंदर डीएनए रेडियोएक्टिव बना या प्रोटीन रेडियोएक्टिव बना। वाइल बैक्टीरियोफेजेस grown on the medium containing radioactive sulfur were contain radioactive protein, not radioactive DNA। जिन बैक्टीरियोफेजेस को रेडियोएक्टिव सल्फर वाले मीडियम पे ग्रो किया गया था, उसमें ग्रो करने वाले सभी बैक्टीरियोफेजेस के अंदर प्रोटीन रेडियोएक्टिव बन गई थी, लेकिन डीएनए रेडियोएक्टिव नहीं बना। वजह क्या होती है कि जो प्रोटीन होता है उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। तो अगर रेडियोएक्टिव सल्फर वाले मीडियम पे ग्रो किया गया तो प्रोटीन रेडियोएक्टिव बन जाएगी। और डीएनए का जैसे हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, डीएनए में हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। डीएनए की जो यूनिट होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। उसमें एक पेंटोज शुगर होते हैं जिसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। कहीं पे सल्फर नहीं था। सेकेंड पार्ट था उसका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में कहीं पे भी सल्फर नहीं था। कार्बन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन यही प्रेजेंट थे।
और थर्ड पार्ट होता है फोस्फोरस, वहां पे भी फोस्फेट ग्रुप, वहां पे भी कोई सल्फर नहीं था। तो जब डीएनए में सल्फर होता ही नहीं है तो रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो करने के बाद भी उसका डीएनए रेडियो एक्टिव बन ही नहीं सकता है। जबकि प्रोटीन के अंदर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं, तो जिन बैक्टीरियोफेजेस को रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम पे ग्रो किया जाता है उसमें जो भी प्रोटीन बनती है वो सारी रेडियो एक्टिव प्रोटीन बन जाती है। तो ये पॉइंट निकल के आए थे जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव फोस्फोरस वाले मीडियम पे ग्रो किया, तो कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम पे ग्रो किया। जिनको रेडियो एक्टिव फोस्फोरस वाले मीडियम पे ग्रो किया वहां से रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, और जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम पे ग्रो किया वहां से रेडियो एक्टिव प्रोटीन उनको मिल गई। तो ये दो तरह के बैक्टीरियोफेज उनको मिल गए। Now the next step, you can say the fourth step. अब उन्होंने जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बन गए थे उनको अलाउ किया टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया थे उनको वो इन्फेक्ट करें। रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया। उनको अलाउ किया गया कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें। इन्फेक्ट करने का मतलब होता है कि वो बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच करें, और अटैच करने के बाद जैसे इंजेक्शन होता है, स्किन पे जैसे टच करते हैं उसकी जो नीडल होती है उसको जैसे स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, एक तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं और पीछे से जो प्रेशर लगाते हैं तो जो मेडिसिन है वो अंदर चली जाती है। सेम इसी तरीके से जो वायरस है जैसे वो टच करता है उसके बाद उसमें एक मैकेनिज्म, एक एक्टिविटी होती है जिससे उसका जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर चला जाता है। तो रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी कि उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। इन्फेक्शन जैसे प्रोसीड करता है, मीन्स उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया है। अब जो वायरस पार्टिकल्स अटैच हैं बैक्टीरियल सेल से उन्होंने अपना काम कर दिया है। जैसे इंजेक्शन लगता है तो मेडिसिन इंट्रोड्यूस करने के बाद इंजेक्शन को वहीं पे स्किन पे लगा हुआ थोड़े छोड़ दिया जाता है, उसको वहां से हटा दिया जाता है। तो ऐसी बैक्टीरिया के साथ जो वायरस अटैच हुए थे अब उसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल दिया बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया और वायरस को अलग करना होता है तो उसको हम बोलते हैं एजिटेशन और ब्लेंडिंग। आफ्टर इन्फेक्शन मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल उसकी एंट्री के बाद, मीन्स आफ्टर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के बाद, सो आफ्टर इन्फेक्शन वायरल कोट और वायरल पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, वायरल कोट्स are separated from bacteria by agitation through blending। ब्लेंडिंग होता है जैसे मिक्सिंग करना। मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर में किसी चीज को तेजी से घुमाते हैं तो जो भी चीजें होती हैं, एजिटेशन मतलब जर्क लगता है, तो जर्क लगता है तो वो चीजें अलग हो जाती हैं। तो जो भी वायरल पार्टिकल्स अटैच रह गया था बैक्टीरिया के ऊपर वो एकदम तेजी से अलग हो जाता है। तो जो ब्लेंडिंग टेक्निक है उसमें एजिटेशन मेथड से वायरल का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको बैक्टीरिया से अलग कर दिया जाता है। अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ये पर्टिकुलर हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट था, इसके ऊपर आके वायरस अटैच हो गया था और उसने अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल दिया था। लेकिन अभी ये अटैच है, इसको अलग करना जरूरी है, यानी कि ब्लेंडिंग में हमने क्या किया, एजिटेशन दिया तो वायरल कोट अलग हो गया। लेकिन अभी भी दोनों चीजें मिक्सचर में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन।
मतलब वायरस पार्ट को अलग कर देना और बैक्टीरियल सेल को अलग कर देना है कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, थर्ड स्टेप करते हैं, तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सारे, यानी कि जो सेल्स है वो सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी और जो वायरल कोट है वो ऊपर रह जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ब्लेंडिंग के बाद थर्ड स्टेप होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, मींस इनको सेपरेट कर देना, कंप्लीटली सेपरेट कर देना। यहां पे सेपरेट का मतलब है जो अटैच है उनको अलग करना, और यहां पे अटैच होने के बाद बिल्कुल सेपरेशन कर देना। सेपरेशन ऑफ वायरल पार्टिकल्स, separation of viral particles from bacterial cells by centrifugation। सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसके अंदर जब टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है, हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है 5000 से लेके और काफी ज्यादा तक उसके रेवोल्यूशन पर मिनट होती है, मींस 1 मिनट में बहुत सारे रेवोल्यूशन कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जितने के हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो या अपने एक पर्टिकुलर डेंसिटी के हिसाब से मटेरियल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो बैक्टीरियल सेल अलग हो जाते हैं और वायरल पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। तो ये 3 स्टेप में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कंक्लूजन की या ऑब्जर्वेशन की। जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या निकल के आता है यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन किस तरह का ऑब्जर्वेशन निकल के आता है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि जिन बैक्टीरियल सेल्स को रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज से ट्रीट किया गया था, यानी कि जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था, उन बैक्टीरियोफेज से जब बैक्टीरियल सेल्स को ट्रीट कराया जाता है और सेंट्रीफ्यूगेशन से उनको अलग कर दिया जाता है, तो उस केस में बैक्टीरियल सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। The bacterial cells treated by bacteriophage or phages containing radioactive phosphorus shows radioactivity। The bacterial cell treated by bacteriophages, वो बैक्टीरियल सेल जिनको बैक्टीरियोफेज से ट्रीट किया गया था, कौन से बैक्टीरियोफेज से, जिसके अंदर फॉस्फोरस 32 प्रेजेंट था, उन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर रेडियोएक्टिविटी देखने को मिल गई। इसका मतलब बैक्टीरियोफेजेस ने अपना जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो उन सेल्स के अंदर डाला था। पूरा बैक्टीरिया जो वायरस है वो तो अंदर नहीं गया था, उसने अपना रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डाला था। और जिस बैक्टीरियोफेज को हमने रेडियोएक्टिव 32 जिसको बनाया था, या वो बैक्टीरियोफेज जिसमें रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस 32 था, उसमें कौन सा पार्ट रेडियोएक्टिव बना था, डीएनए। इसका मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या गया होगा, सिर्फ डीएनए गया होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डीएनए वही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये शो करता है डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। ये तो हो गया पहला केस। सेकेंड, द बैक्टीरियल सेल्स treated with bacteriophage containing radioactive sulfur 35 doesn't contain or does not show, या उस टाइम की बात करें तो did not show the radioactivity। उनके केस में रेडियोएक्टिविटी शो नहीं हुई। इसका मतलब प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं गया, बल्कि रेडियोएक्टिविटी कहां पे देखने को मिली, रेडियोएक्टिविटी देखने को मिली ऊपर वाले हिस्से में, जिसको बोलते हैं सुपरना टेंट। यानी कि जो प्रोटीन है वो वायरस के कोट बनाता है, बाहर का हिस्सा बनाता है, ना कि उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बनाता है।
तो यहां से ये कंक्लूजन निकल के आता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो रेडियो एक्टिव फेजेस है उनको अलाउ किया जाता है कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। इन्फेक्शन के बाद वायरल कोट या वायरल पार्टिकल्स को बैक्टीरिया से सेपरेट किया जाता है एजिटेशन से। एजिटेशन के बाद सेंट्रिफिकेशन किया जाता है। सेंट्रिफिकेशन के बाद नीचे बैक्टीरियल सेल्स रह जाते हैं और ऊपर सुपरनाटेंट रह जाता है। सुपरनाटेंट के अंदर वायरल कोट प्रेजेंट होते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल्स को ट्रीट किया गया था रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले बैक्टीरियोफेज से, तो उस केस में सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। इसका मतलब डीएनए सेल्स के अंदर एंटर हुआ था। और जिन बैक्टीरियल सेल्स को ट्रीट किया गया था रेडियो एक्टिव 35S35 से, उस केसेस में बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, बल्कि ऊपर वाले हिस्से में सुपरनाटेंट जो वायरल का बचा हुआ हिस्सा था उसमें मिली। इसका मतलब जो प्रोटीन है वो वायरस का कोट बनाता है, ना कि आगे कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है। अब एक बार मैं एक जो बुक का डायग्राम है वो और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज है जिसको रेडियो एक्टिव सल्फर से ट्रीट किया गया। तो रेड कलर की कवरिंग बाहर बन गई है, मीन्स जो बाहर का हिस्सा है वो रेडियो एक्टिव सल्फर से बना हुआ है, जबकि दूसरी साइड में जो रेड वाला पार्ट है वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अंदर प्रेजेंट है यानी कि डीएनए को बनाता है। इनको इन्फेक्ट करा देते हैं। इन बैक्टीरियोफेजिस से वायरस सेल्स को इन्फेक्ट कराया गया, ये यहाँ पे अटैच हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जब इसको अटैच किया गया बैक्टीरियोफेज को, तो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल जो ब्लैक था, नॉन रेडियो एक्टिव था, उसको अंदर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इसने अपना रेड पार्ट जो कि रेडियो एक्टिव था वो डाल दिया। इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद ब्लेंडिंग होती है। ब्लेंडिंग में इन पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है एजिटेट करके। यहाँ पे इसने अपना ब्लैक पार्ट डाल दिया जो नॉन रेडियो एक्टिव था, और इसने अपना रेडियो एक्टिव पार्ट डाल दिया। यहाँ पे सेंट्रिफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रिफ्यूगेशन में ये पार्ट नीचे जम जाता है टेस्ट ट्यूब में, और ये वाला पार्ट नीचे जम जाता है, और ऊपर जो वायरल पार्टिकल जो बचे हुए थे वो चले जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी, अगर यहाँ पे सल्फर किसके अंदर होता है, प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन इसका बाहर का हिस्सा बना रहा है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो वही इस सेल के अंदर जाता और यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती, जबकि यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। जबकि रेडियो एक्टिविटी किस पार्ट में देखने को मिल रही है, सुपरनाटेंट, जो ऊपर लिक्विड बचा रह जाता है हल्के वाला, जो कि कोट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। इधर देखें तो डीएनए यहाँ पे था, डीएनए सेल के अंदर गया तो सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, जबकि प्रोटीन कोट में देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, वही सेल के अंदर एंटर करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो जाता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। सो थैंक यू।